कि कोई इसमें शुल्क नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं कि अच्छी चीजें अगर कहीं भी मिल रही हों तो उसको कलेक्ट करना आपकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुरी आदतें और बुरे वीडियो बहुत देखने में अच्छे लगते हैं, ये आप समझिएगा। क्योंकि उस आदत ये पता नहीं नेचुरल है कि लोग कम अच्छी चीजों को कम पसंद करते हैं तथा बुरी चीजों को बहुत ज्यादा। जैसे भी आप डांस देखना हो तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, खूब जबरदस्त देखेंगे, लेकिन ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि जिंदगी में इसीलिए तो बनाए गए हैं कि आप वो तो मतलब अपना काम चला रहे हैं, लेकिन आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे होते हैं, तो उनको देख करके अपना समय बर्बाद न करें। आप सही वीडियो देखें जिससे आप लोगों के भविष्य में क्या हो, सुधार हो और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। तो ये मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग देखा है काफी लोगों के पास भाई पढ़ते रहते हैं फिर भी वहां पर मोबाइल चला करके वो मतलब वीडियो देखते रहेंगे, गाना अच्छे अच्छे भोजपुरी गाना बजाए। बताइए अब आप ही सोचिएगा कि पढ़ने की उम्र में अगर हम ये सब काम करेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन और पढ़ेंगे कब? दोनों चीजें हैं। पढ़ाई की उम्र में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। आपकी जिस गेम में रुचि हो या जिस खेल में, उसको आप खेल सकते हैं थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए। ये नहीं कि अगर खेलना ही चाहते हैं तो उसके लिए भी मना ही नहीं है, तब आप पूर्ण रूपेण क्या करें, खेल भी करें। फालतू किधर उधर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। और आप लोग ध्यान दें कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 12 का एक चैप्टर है विलयन। उस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें ही बोर्ड में पूछी जाती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ढंग से पढ़ते नहीं, जानते नहीं है। तो मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, आप लोग क्या करें, अच्छे से क्लियर कर लें पूरे टॉपिक को, इसके बाद में कहीं उसको पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़े। चलिए आइए मैं बात करता हूं कि है क्या। बात करूंगा मैं सीधे मोल की संख्या के बारे में, या उसको कह सकते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, ये मोलों की संख्या है क्या? आप समय मतलब जो है डिफिनीशन को पहले लिख करके फिर हम आपसे क्या करते हैं, बात करते हैं उस पे कि मोल की संख्या है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पदार्थ का, अब पदार्थ क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। तो कहते हैं कि पदार्थ का भार तथा उसी पदार्थ के अणुभार, पदार्थ का भार तथा उसी पदार्थ का अणुभार, उसी पदार्थ का अणुभार, अणुभार का अनुपात, अणुभार का अनुपात, अनुपात अनुपात कामा मोलों की संख्या कहलाता है। मोलों की कहलाता है, मोलों की संख्या कहलाता है। मतलब पदार्थ का भार तथा उसी पदार्थ का भार। हमने उसी क्यों लिखा, मतलब जिस पदार्थ का आप भार लेंगे उसी पदार्थ की क्या जरूरत है आपको, अणुभार की। और अणुभार तथा उस पदार्थ का जो भार होगा उसी का अनुपात जो होगा उसे ही क्या कहेंगे, मोलों की संख्या कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप 342 ग्राम क्या ले लीजिएगा, चीनी। तो चीनी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। चीनी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। और उस पदार्थ का जो भार है, चूंकि पदार्थ का भार किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में। किसमें मापते हैं, किलोग्राम में या फिर ग्राम में। तो पदार्थ का जो भार है वो किसमें है, ग्राम में है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, स्मॉल डब्ल्यू। अब बात आई कि भाई पदार्थ का भार तो हमें पता चल गया, अब अणुभार क्या होगा, तो उसी पदार्थ का अणुभार, मतलब जो पदार्थ है उसका भार कितना है, 342 ग्राम। वो पदार्थ है क्या, C12H22O11, जिसको हम लोग चीनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चीनी। इसके मतलब कि 342 ग्राम चीनी, ठीक है ना। अगर मैं एक प्रश्न भी यहीं पर कर सकता हूं कि 342 ग्राम चीनी के मोलों की संख्या कितनी होगी,
तो डिफिनीशन पे जाएंगे हम कि पदार्थ का भार तथा उसी पदार्थ का, मतलब जो पदार्थ दिया गया 342 ग्राम चीनी, उसी पदार्थ का अणुभार का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? मोलों की संख्या। अब चूंकि मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल एन से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एन से। तो यहां लिख सकते हैं कि इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पदार्थ तो हमें पता चल गया है कि चीनी है, C12H22O11। अब इसका हमें चाहिए क्या? अणुभार। क्योंकि सूत्र क्या होगा इसका? मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब देखिएगा, पदार्थ का भार तो पता है कितना? 342 ग्राम है। अब पदार्थ का चाहिए क्या? अणुभार। तो देखिएगा, अणुभार जब भी निकालना होगा तो हमने कहा है कि अणुभार निकालने के लिए किसी भी अणुओं में उपस्थित जितने भी परमाणु हो उनके परमाणु भारों को आपस में क्या कर लिया जाए? जोड़ लिया जाए। और आप समझिएगा, जो पदार्थ का भार दिया जाएगा उसका कुछ ना कुछ रासायनिक सूत्र अवश्य होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ अणुसूत्र अवश्य होगा। तो यहां पर जो पदार्थ दिया गया उसका अणुसूत्र है C12H22O11, जिसे क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। अगर मुझे चीनी के अणुभार का पता लग जाए तो हम आसानी से मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थ का भार तो पहले ही दिया गया कितना? 342 ग्राम। तो चलिए हम देखते हैं, अणुभार निकालते हैं किसका? चीनी का। तो हमने तरीका बताया था कि अणुभार निकालने का जो होगा पिछले वीडियो में, वो क्या होगा? जितने भी परमाणु हैं इनके परमाणुओं के परमाणु भारों को आपस में क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो चलिए हम इनको जोड़ने के लिए क्या लिखते हैं? 12 गुणे C प्लस 22 गुणे H प्लस 11 गुणे O। अब इनके परमाणु भार को हम लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे? 12 गुणे 12, इसलिए क्योंकि कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना है? 12 है। ये जो 12 आप देख रहे हैं वो संख्या है किसकी? कार्बन की। वो परमाणु भार नहीं है। परमाणु भार कितना होता है कार्बन का? 12 होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। 22, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संख्या है कितनी है? 22 है, और हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है कितना है? 1 है, इसलिए क्या लिखेंगे? 22 गुणे 1। फिर क्या लगाते हैं? प्लस। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे 11 गुणे। अब ऑक्सीजन का जो एक परमाणु भार होता है कितना होता है? 16। तो क्या लिखेंगे? 11 गुणे 16। फिर से चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 बरहियम होता है 144, प्लस 22 एकन्नम कितना होता है? 22, और साथ में 11 का जब 16 से गुणा करते हैं तो आता है 176। अब इनको आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो पीछे के अंकों को पीछे के अंकों से, वही पुराना नियम, 6 2 8 8 4 12। 12 के हमने कितना लिखा? 2। कितना हासिल बचा? 1। फिर बीच के अंकों को बीच के अंकों से, 7 2 9 9 4 13, और एक हासिल बचा हुआ था, कितना हुआ? 14। फिर एक हासिल बचा है। अब आगे के अंकों को आगे 1, चूंकि यहाँ 0 है तो 1 और 1 कितना हुआ? 2, और एक हासिल, कुल मिलाकर कितना हुआ? 3। तो इसको कितना आया अणुभार इसका? 342। अब देखिएगा, हमें पदार्थ का भार भी मालूम है, ग्राम में कितना है? 342, और पदार्थ का अणुभार भी क्या है? मालूम हो गया, कितना है? 342। अब हम आसानी से मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिख सकते हैं पदार्थ का जो भार है वो कितना? 342, और पदार्थ का जो अणुभार है वो भी कितना है? 342। और जब हम भाग करते हैं तो हमें पता चला कि 342 ग्राम चीनी में उसके मोलों की संख्या कितनी है? 1 है।
देखिएगा कितना सरलता से आप इसको समझ रहे हैं कि पदार्थ का अणुभार, जैसे यहीं पर इमेजिन करें कि आपसे कहा जाए कि 40 ग्राम NaOH ले लीजिए, तो जैसे ग्राम की बात की गई वैसे पता चला कि NaOH का भार कितना है, 40 है, और उसका हमें पता क्या करना होगा, अणुभार। और जैसे अणुभार से हम भाग कर देंगे पदार्थ के भार को, वैसे ही हमें मोलों की संख्या का पता लग जाएगा। तो मोलों की संख्या आई चीनी के लिए कितनी है, 1 है। चलिए मैं आगे बात करता हूं कि इनको शार्ट में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि अभी हम लोगों ने लिखा है कि मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते, स्मॉल n से, तो पदार्थ का भार किससे प्रदर्शित किया जाएगा, स्मॉल w से, तो क्या होगा, स्मॉल w होगा। और पदार्थ का जो अणुभार होता है इसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। तो यहां हम लिख सकते हैं n बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m, और इसी को मोलों की संख्या का सूत्र कहा जाता है। किसका सूत्र है, मोलों की संख्या का। इसको शॉर्ट में आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब आप लोग अच्छे से समझ लिया करें तो उसका नोट्स भी बना लिया करें, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीजों को भी क्लियर कर रहा हूं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। साथ में आपको अब ये चीजें जो आज पढ़ाई गई और पिछले लेक्चरों में जो चीजें पढ़ाई गई थी, जैसे परमाणु भार, अणुभार, मोलों की संख्या, अब हमें मोलों की संख्या का पता लगने से आगे का जो रास्ता हुआ वो सुगम हुआ। क्या पढ़ने के लिए, मोलरता और नार्मलता, और साथ में पढ़ना आसान हुआ सांद्रता। ये तीनों टॉपिक भी हम धीरे धीरे क्या करके मतलब धीरे धीरे क्लियर करेंगे, और इस पे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ये 100% गारंटी है। आप लोग ध्यान दीजिए।